आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 2 तक हमने पढ़ लिया था, अध्याय 3 अब शुरू हो रहा है। अध्याय 3 में अगर मैं धारा की बात करूं तो धारा 51 से लेकर 66 तक हमें देखने को मिलेगी। तो 51 से 66 हम इसमें यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन इस वीडियो में, क्योंकि मैंने इसको इस अध्याय 3 को दो अलग अलग वीडियो में मैं इसको करवाने वाला हूं। पहले वीडियो में हम 51 से लेकर 59 तक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद धारा 60 से लेकर धारा 66 हम सेकंड वीडियो में पढ़ लेंगे। वीडियो को मैंने थोड़ा छोटा रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी। एक लंबा वीडियो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा बोरिंग टाइप का हो सकता है, क्योंकि अब एक्ट है और एक्ट में लगभग लगभग सारी सारी जैसे धाराएं आती हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में करके बांट के पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, फटाफट फटाफट एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय 3 बहुत छोटा है, इसके बाद अध्याय 4 हम करेंगे। अध्याय 4 भी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अध्याय 2 जरूर बड़ा था, 3 4 5 ये छोटे छोटे अध्याय होने वाले, हम इसको फास्ट थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धारा 51 से लेकर 59 तक। अब यहाँ पर अध्याय 3 हमारा शुरू हो जाता है। इस अध्याय 3 जो चैप्टर 3 है उसका नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। ठीक है, गठन कैसे होगा, कैसे चलेगा, वो सब हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। अब उसका कार्य संचालन, गठन हो चुका है, अब कार्य संचालन कैसा है, वार्ड समिति के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो धारा 51 से शुरू हो रहा है। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हो रहा है नगर पालिका की बैठक के बारे में उपबंध। ठीक है, अब कार्य संचालन का मतलब काम शुरू हो चुका। तो बैठक कैसे होती है, तो दो तरह की बैठक हो सकती है। एक तो साधारण सामान्य बैठक जो होती है, एक तो वो सामान्य बैठक या साधारण बैठक, दोनों एक ही बात है। अगर साधारण लिखा है तो भी यही इसी की बात हो रही है। ठीक है, तो साधारण बैठक जो कॉमनली होनी ही है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे विशेष बैठक। तो साधारण बैठक के बारे में नियम है कि 60 दिनों के भीतर भीतर एक बार बैठक होनी चाहिए, और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक होनी चाहिए। तो हम बात करें न्यूनतम, इससे ज्यादा कर सकते हैं, इससे ज्यादा बैठक हो सकती है, लेकिन कम से कम 6 बैठक तो होनी चाहिए। हम हर 2 महीने के, देखो यहाँ पर 60 दिनों का मतलब है हर 2 महीने में एक बैठक होनी चाहिए, और पूरे साल भर में 12 महीनों में 6 बैठक कम से कम हो जानी चाहिए। तो 2 महीने कम से कम 6 बैठक। तो अब यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं कि कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 बैठक एक महीने में करवा दें। हर 60 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एक बैठक हो गई, उसके बाद 60 दिन बाद तो कोई बैठक ही नहीं हुई, 3 महीने या 4 महीने कोई बैठक हुई, जैसे हमने टोटल 6 बैठक हमें करनी है। तो ऐसा नहीं कि हमने शुरू के 2 महीने में 6 बैठक कर ली और अगले 10 महीने कोई बैठक ही नहीं हुई है। एक बैठक हुई है, उसके बाद 2 महीने के बाद कम से कम एक बैठक फिर से करनी पड़ेगी। तो 60 दिवस के भीतर भीतर, इसलिए यहाँ 60 दिन का क्लोज भी है और 6 बैठक का क्लोज भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हर 60 दिन में एक बैठक हो जानी चाहिए, कम से कम 6 बैठक साल भर में हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा बैठक चाहे तो करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, वो विशेष बैठक में आ सकता है कि विशेष बैठक जरूरत पड़ने पर विशेष बैठक बुला जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो नॉर्मल आपको ये याद रखना है, 60 दिन के भीतर भीतर एक बैठक और एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठक कम से कम होनी चाहिए। विशेष बैठक कैसे बुलाया जा सकता है, यदि नगर पालिका के कम से कम 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स द्वारा हस्ताक्षर करके एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है, तो 7 दिवस के भीतर भीतर, 7 दिन के भीतर भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। तो विशेष बैठक का नियम भी है, यदि नगर पालिका के सदस्य कम से कम 1/3 सदस्य अगर चाहे अपना हस्ताक्षर करके एक संकल्प प्रस्ताव लाए, तो 7 दिन के भीतर भीतर ऐसी बैठक बुलाई जाएगी। अगर 7 दिन के भीतर अध्यक्ष ऐसी विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी अगले 10 दिनों के भीतर, अगले 10 दिनों के भीतर का मतलब क्या है, ये 7 दिन का टाइम पीरियड तो है ही है। जैसे आज हस्ताक्षर दिए तो आज से 7 दिन काउंट होंगे। उस 7 दिन में अगर वो नहीं बुला पाता, तो उस 7 दिन के बाद अगले 10 दिनों में ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी का, जो एक प्रशासनिक अधिकारी, उस प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व होता है कि वो अगले 10 दिनों के भीतर भीतर ऐसी विशेष बैठक बुलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 52। ये धारा 51 में बैठक के बारे में थी। दो तरह की बैठक, साधारण बैठक और विशेष बैठक। साधारण बैठक तो हमने बात कर ही ली थी भाई, 2 महीने के अंदर अंदर एक बैठक होनी चाहिए और साल भर में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। विशेष बैठक की हमने बात की है। धारा 52 कहते हैं व्यष्टि सदस्य। अब यहाँ पर देखो शब्द लिखा हुआ है व्यष्टि सदस्य। अब ये समझने में मुश्किल हो सकता है भाई व्यष्टि सदस्य का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा है। अब क्योंकि एग्जाम में यही शब्द आएगा, ठीक है, इसलिए हमें इस शब्द को भी समझते हुए चलना है जो एक्ट में लिखा हो। व्यष्टि सदस्यों का सिंपल सा मतलब है इंडिविजुअल मेंबर्स। अब इंडिविजुअल मेंबर्स का मतलब प्रत्येक, हर एक सदस्य का, व्यष्टि, व्यष्टि और समष्टि। आप जब हिंदी में पढ़ते हैं तो दो आपको विलोम शब्द मिलते हैं, व्यष्टि और उसका विलोम शब्द होता है समष्टि। व्यष्टि का मतलब कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, कोई भी एक होता है, वो व्यक्ति हो या कोई भी, तो व्यष्टि यानी एक, समष्टि यानी जब हम समूह की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल मेंबर, हर एक मेंबर के अधिकार और विशेष अधिकार क्या हो, राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या क्या है, उसके बारे में धारा 52 में उल्लेख है।
देखो यहाँ पर हमने धारा 51 लिखी, तो धारा 51 तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। बैठक के बारे में धारा 51 में लिखा हुआ है, ठीक है। धारा 52 में क्या है, उनके विशेष अधिकार और अधिकार क्या है देख लेते हैं। कोई भी सदस्य किसी नगर पालिका कार्य के निष्पादन में की गई किसी भी प्रकार की उपेक्षा, कोई भी नगर पालिका में उपेक्षा होती है, वो देख रहे हैं किसी संपत्ति की बर्बादी हो रही है या किसी परिक्षेत्र के नागरिक समस्या हो, नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या है या समुचित उन समस्याओं की ओर जो भी समुचित प्राधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो, उपाध्यक्ष हो, उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करेगा और आवश्यक सुझाव दे सकता है। क्योंकि वो नगर पालिका सदस्य यानी पार्षद है वहां का, तो उसकी ड्यूटी है, उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य भी है और उसका अधिकार भी। कर्तव्य नागरिकों के प्रति है और नगर पालिका सदस्य होने के नाते उसका अधिकार है कि इस तरह की कोई भी उपेक्षा करते हुए देखता है, नगर पालिका संपत्ति की बर्बादी को देखता है, नागरिक कोई समस्या है, तो जो भी समुचित प्राधिकारी है उनसे वो बात करेगा, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करेगा और अपने सुझाव भी दे सकता है। अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगर पालिका के प्रशासन संबंधित मामलों पर संकल्प प्रस्ताव करने का अधिकार उनके पास होता है। इसके अलावा जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, क्योंकि सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अधीन रहते हैं, तो उनको एक लिखित में नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका कार्यालय में बिना किसी फीस का भुगतान किए हुए वो नगर पालिका के सारे रिकॉर्ड्स का निरीक्षण कर सकता है। देखो सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड सारे इनके अंडर में रहते हैं। अब नगर पालिका का जो सदस्य हैं उनको कोई रिकॉर्ड्स देखना है तो उनको किसी फीस देने की जरूरत नहीं है, बस जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनको एक नोटिस देके भी वो रिकॉर्ड्स देखना चाहता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। उनका एक विशेष अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिखा हुआ, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। इस धारा 53 को आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि देखो हम टेस्ट ले रहे हैं, रोजाना आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में तो हम सारे सवाल पूछ लेंगे, क्यों, हमें तो एग्जाम तो आपका एक ही होगा, सवाल आपके टोटल 30 ही आने वाले हैं, ठीक है। हम लेने वाले हैं टोटल 20 टेस्ट, और 20 टेस्ट की बात करें तो हमें 600 प्रश्न आपको देने, तो 600 प्रश्नों में हम तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले। तो आपको लगेगा सर सारे ही प्रश्न आ रहे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है क्या? अब 600 प्रश्नों में तो हम कहाँ से सवाल देंगे, तो हमें भी सोचना पड़ता है, इसलिए लगभग हम तो पूरे के पूरे जो एक्ट है वहां से सवाल बना लेंगे। तो आप तो उन 600 सवालों को भी अगर अच्छे से कर लोगे तो भी डेफिनेटली वहां से सवाल आपके जरूर मिल जाएंगे। क्या करना है, एक तो जो 600 सवाल है उनको अच्छे से करना है। टोटल अपने 20 टेस्ट होने वाले हैं और 20 टेस्ट में हर पेपर में नगर पालिका अधिनियम से 30 सवाल आना, यानी टोटल 600 सवाल हो जाएंगे। 600 सवालों को अगर आप कर लेते हैं और उसके साथ हम हर सवाल की व्याख्या भी दे रहे हैं, उनको भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे, आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, पीडीएफ को पढ़ रहे हो, उसके बाद उन 600 सवालों को अच्छे से कर लेना, आपका लगभग सारा सवाल वहां से कवर हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैं ऐसा मान सकता हूँ, ऐसा विश्वास कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से भी वापस प्रयास कर रहा हूँ। आपके कुछ कमेंट्स आए तो मैंने देखा था कि कुछ एमसीक्यूज भी करवाएं, तो ये जो टेस्ट हो रहे हैं लगभग, क्योंकि सारे 600 सवाल यहाँ से कवर हो जाएंगे, मैं इन सवालों को बना भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो यहाँ से कोई और सवाल बचते नहीं। तो मैं इन्हीं सवालों को जैसे एक बार आपका टेस्ट हो जाए, एक टेस्ट हो जाए, 2 टेस्ट, उसके एक हफ्ते बाद में उनका सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन यहाँ करवा दूंगा, तो आपकी वो वाली चिंता भी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव। हम अगर आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है तो इतना तो पता होगा, किसी भी अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, इनको अपने पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उनको हम कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। मतलब अविश्वास प्रस्ताव नाम इसलिए रखा गया कि अब जो नगर पालिका सदस्य हैं उनका आप में विश्वास नहीं रह गया। और नगर पालिका सदस्य का मतलब क्या है, नगर पालिका सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली जनता का आप में विश्वास नहीं रह गया, आपको पद से हटना चाहिए, तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो कॉमन सी बात है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको अविश्वास प्रस्ताव। यही हम विधानसभा में भी पढ़ते हैं, लोकसभा में भी पढ़ते हैं, वहां पर भी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विहित रीति से, जो भी इस एक्ट में तो हालांकि है नहीं कि वो रीति क्या है, तरीका, रीति का मतलब उसका तरीका क्या है, वो तरीका इस एक्ट में नहीं दिया हुआ, तो संभावना है कि नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैंने वो तरीका लिख दिया। वो रीति क्या है, कम से कम 1/3 सदस्य, 2 चीजें हैं इसमें। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाना है तो उसका तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं, हालांकि एक्ट में मेंशन नहीं है, तो संभावना है कि सवाल नहीं पूछा जाए, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम उस नगर पालिका के 1/3 सदस्य, यानी कि अगर 100 सदस्य हैं तो कम से कम 34 सदस्य ऐसा एक हस्ताक्षर के, एक लिखित प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर करके एक संकल्प लेकर आएंगे, एक संकल्प प्रस्ताव। उस संकल्प को लाने के लिए भी कम से कम 1/3 सदस्य होने चाहिए। एक लिखित प्रस्ताव लाएंगे, उसकी प्रति के साथ एक लिखित में नोटिस देंगे, सूचना देंगे कलेक्टर को।
कलेक्टर को एक सूचना दी जाएगी कि भाई यहाँ पर इन सदस्य हमारा जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। तो एक तिहाई सदस्य एक संकल्प लाएंगे, उसकी सूचना कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर के द्वारा 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर, जरूरी नहीं कि वो 30वें दिन ही बुलाए, वो 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद कभी भी बुला सकता है, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर उनको नगर पालिका की एक बैठक आयोजित करनी पड़ेगी। ये जिला कलेक्टर की ड्यूटी है, उसको करना पड़ेगा। उसके बाद वो प्रस्ताव, उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद यदि वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, संकल्प लाने के लिए 1/3 सदस्य, लेकिन पास होने के लिए 2/3 सदस्य से अगर वो संकल्प पास हो जाता है तो उसी तारीख से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अपने पद से हटना पड़ेगा। ये उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया? तो ऐसा विहित रीति से प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। ऐसा कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के एक रूल्स हैं, ये इसको ध्यान रखना, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर भीतर नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लो कि अभी चुनाव हुआ, चुनाव होते 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आप ऐसा प्रस्ताव लेकर आ जाए, नहीं ला सकते। कम से कम 2 साल तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब जनता ने हाथों हाथ चुना है, उनका काम देखेंगे। देखो ऐसा क्यों है, ऐसा 2 साल का क्यों रखा गया, क्यों ना हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? क्योंकि देखो जो भी सदस्य बने हैं, ऐसा तो है नहीं जनता ने उनको चुना है तो, और जनता के प्रतिनिधियों ने फिर बाद में उनको चुना है, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने में असंतुष्ट हो गए, 2 महीने में। तो ऐसा नहीं हो कि इसका दुरुपयोग हो जाए। जैसे मान लो कि बन गए हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए, और आपको पता है कि किस तरह के भ्रष्ट आचरण से भी सारी चीजें होती है, तो ऐसा नहीं हो कोई रिश्वत लेकर या किसी और तरीके से पाला बदल ले। तो कम से कम 2 साल का सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। तो 2 साल तक ऐसा नहीं लाया जा सकता, ये बना देने। तो हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने इस तरह का प्रस्ताव लाकर ब्लैकमेलिंग किया जाएगा, है ना। तो इस तरह का नियम बना रखा भी 2 साल के भीतर भीतर नहीं लाया जा सकता है। अथवा किसी उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष, मान लो कि उपचुनाव हुआ है और अगर उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो उस मामले में उसकी आधी पदावधि तक नहीं लाया जाएगा। मतलब अगर कोई उपचुनाव हुआ है तो उपचुनाव, देखो हमने कहा 2 साल तक नहीं लाया जा सकता। अब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव हमें पता है कि 6 महीने तो वैसे भी लगते हैं, तो उसका 6 महीना निकल गया और अब अगले 2 साल का मतलब 2.5 साल, आधी पदावधि का मतलब है कि 2.5 साल जब तक हो जाए तब तक तो नहीं ला सकते अगर उपचुनाव हुआ तो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है, मैंने कहा हटाने के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब लेकर आगे लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं करा पाए 2/3 से, तो नियम है कि अगले 2 साल तक, आगामी 2 साल तक ऐसा वापस से कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। मतलब अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि अगले 2 महीने बाद या अगले 1 महीने बाद फिर से प्रस्ताव लेकर आएंगे। एक बार आ गया तो अगले 2 साल तक वापस कोई भी प्रस्ताव नहीं आ सकता है, और अंतिम साल भी कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो 2 बार ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लाया जा सकता है। अब यहां से ये जो धारा 54 है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। धारा 54 को अच्छे से याद रख लेना, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा उस धारा को भी एग्जैक्ट नंबर के साथ याद रखना है। आपको सवाल पूछा जाएगा वार्ड समिति का जो गठन है उसके बारे में उल्लेख कहां मिलता है, धारा 51, 52, 53, 54 कहां पर, तो याद रखना है धारा 54 में है। वार्ड समिति के बारे में यहां पर मैंने स्पेशली मेंशन किया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243। आपको पता है अनुच्छेद 243 में जहां से शुरू होता है 243 ए से लेकर ओ तक हम देखते हैं ये ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख होता है। उसके बाद पी से लेकर, है ना, जेड जी तक यहाँ पर उल्लेख होता है नगर पालिका का। तो भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं मैं, इस एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं, अनुच्छेद की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर जो बात करेंगे कोई एक्ट है तो उसमें धाराएं होती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो है वहां पर वार्ड समिति के बारे में उल्लेख लिखा हुआ है। ये सारी जो बात लिखी हुई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में भी लिखी हुई है और धारा 54 में उसका पूरा डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। तो एस कह सकते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो ध आपको याद रखना, ध के बाद त से शुरू होता है, ठीक है, और ध तक चलता है। तो ये त से शुरू होता है, ये ज तक यहाँ पर है, तो यहाँ पर ध वाले में लिखा हुआ है। पी से शुरू होता है, PQRS, यानी जो नगर पालिका अधीन या एक्ट यहाँ पर जो है संविधान में जो वर्णन है उसका जो चौथा अनुच्छेद है वो इसके बारे में, वार्ड समिति के बारे में है। क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है वो बात इंपॉर्टेंट है। वार्ड समिति, वार्ड कमेटी होती क्या है, किस तरह से उसका गठन होता है। 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ तो मैं सभी की बात कर रहा हूँ। वो नगर पालिका भी हो सकती है, वो नगर परिषद भी हो सकती है, ठीक है ना। नगर पालिका आपको पता है 20,000 से ज्यादा की जनसंख्या पे भी बन जाता है, लेकिन जिनकी 3 लाख से अधिक जनसंख्या है, अब आप कहेंगे 1 लाख से अधिक में तो नगर परिषद ही आ जाता है,
तो जहां सामान्यतया यानी ये नगर परिषद और उनसे ऊपर में ही बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो 3 लाख, क्योंकि अब जनसंख्या जब ज्यादा होगी, आप बहुत बड़ी जब नगर परिषद या नगर निगम हो जाए तो जनसंख्या बहुत बड़ी हो जाती है। जब बहुत बड़ी हो जाती है तो वहां के वार्ड भी बहुत बड़े हो जाते हैं। जब वार्ड इस तरह से बड़े होते हैं, है ना, वार्ड की संख्या बहुत ज्यादा होती है और लोगों की पहुंच फिर से, क्योंकि हमने हमारा उद्देश्य क्या था, डिसेंट्रलाइज करना, विकेंद्रीकरण करना, लोगों तक अधिकार और लोगों तक लोगों की समस्या अपने आराम से वो पहुंचा सके। अब क्योंकि नगर पालिका भी अपने आप में इतनी बड़ी होगी, नगर पालिका का मतलब नगर निगम नगर परिषद तीनों इसमें आ रहा है, वो भी इतनी बड़ी होगी कि आम लोगों की पहुंच वहां से दूर हो गई। तो वहां पर भी डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमें एक वार्ड कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी है। तो अगर 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली कोई नगर पालिका है तो उसके प्रादेशिक क्षेत्रों उसके जो क्षेत्र टेरिटोरियल एरिया, मान लो कि ये कोई भी नगर पालिका है तो इसके जो भी ये क्षेत्र है, ये प्रादेशिक क्षेत्र हो गए इसके, इन प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड कमेटी, इसका जो भी एरिया है उसके अंदर वार्ड कमेटी यहां पर बनाई जाएगी, जिसमें कितने वार्ड हो सकते हैं, एक वार्ड हो सकता है या एक से ज्यादा भी, 2 या 3 4 वार्ड भी नॉर्मल हो सकते हैं। नॉर्मली कई बार 1 2 3 4 वार्ड को मिलाकर तो एक वार्ड कमेटी बनेगी। एक वार्ड कमेटी में एक वार्ड पर भी एक वार्ड कमेटी बन सकती है, एक से ज्यादा में भी 2 3 4 को मिलाकर भी एक वार्ड कमेटी बनाई जा सकती है। आगे इसके कार्य हम जो अगला वीडियो करेंगे धारा 60 उसके कार्य ही लिखे हुए, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, काम क्या रहता है, उस पर सारा के सारा डिटेल में लिखा हुआ है। तो इस तरह की एक वार्ड कमेटी बन जाएगी। अब इस वार्ड में होगा कौन, तो वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले जो नगर पालिका सदस्य हैं, इस नगर पालिका सदस्य का मतलब, इसको हम सामान्य भाषा में जिसको हम पार्षद बोलते हैं, तो पार्षद जो होंगे, मान लो अगर एक वार्ड है तो उसका जो पार्षद होगा उसका सदस्य हो जाएगा। तो पहला सदस्य तो ये है। इसके अलावा कौन हो सकते हैं, तो ये पार्षद तो होंगे। इसके अलावा नगर पालिका कुछ सदस्यों को नॉमिनेट भी कर सकती है। वहां पर लिखा हुआ नाम निर्दिष्ट, एक्ट में लिखा हुआ नाम निर्दिष्ट, नाम निर्दिष्ट को ही मनोनीत कहते थे। एग्जाम ये भी आ सकता है पर इसकी संभावना ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि एक्ट में यही लिखा हुआ है। तो नाम निर्दिष्ट का मतलब ये होता है कि नॉमिनेट करना, मनोनीत करना। मनोनीत शब्द आपने कई बार पढ़ा होगा। कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक्ट में लिखा हुआ है अधिकतम 5 सदस्य। एक्ट में हालांकि ये लिखा हुआ 5 से अनधिक, लेकिन मैंने इसको अधिकतम लिखा है क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक्ट में जो आपको लिखा हुआ है वो शब्द मिलेगा अनधिक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता था इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया। अनधिक का मतलब जो अधिक नहीं है, अनधिक का मतलब है अधिक नहीं है, यानी 5 से अधिक नहीं होने चाहिए। 5 से अनधिक का मतलब है 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना एग्जाम में ये वाला वर्ड आने की संभावना है, अधिकतम शब्द नहीं आएगा, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि अधिकतम 5 हो सकते हैं। तो अधिकतम 5 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। कौन होंगे, कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से के नीचे के नहीं होने चाहिए, और नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले हो, ऐसे सदस्यों के ऐसे सदस्यों को रख सकते हैं। और ऐसे जो लोग हैं वो सदस्य के रूप में भी निर्वाचित होने के लिए निर्हर्तित न हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो उनके साथ कि जैसे सदस्य जीत नहीं सकती या निर्हर जो भ्रष्ट आचरण का हमने पढ़ा, ऐसी भ्रष्ट आचरण से वो अयोग्य नहीं हो जाए, ऐसे लोगों को कर सकते हैं। तो हमने कहा नगर पालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला हो, तो विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला की उम्र कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए, इसलिए इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया 25 साल। और ऐसी कोई निर्योग्यता या फिर अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन वाला उसमें नहीं होना चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ सकता है, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा किसी कारण से, तो इसके लिए भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो एक तो जो पार्षद है वो, और एक जो मनोनीत होंगे ये इसके सदस्य होंगे। जहां किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, हमने कहा ऐसी वार्ड कमेटी बनाई जहां एक ही वार्ड, मैंने कहा एक वार्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जहां केवल एक ही वार्ड है वहां पर उस वार्ड का जो पार्षद है वही उस समिति का अध्यक्ष भी होगा। हमने कहा यहाँ पर ये नगर पालिका है, इसमें सारे अलग अलग ये वार्ड है, इस वार्ड में एक कमेटी बने, इसमें एक ही वार्ड है, तो उस वार्ड का पार्षद ही उस समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। और 2 को मिलाकर बनाया तो आगे लिखा हुआ है जहां वार्ड समिति में या फिर 2 या 3 को मिलाकर बनाया तो फिर वहां पर चुनाव होगा। वार्ड समिति की, और चुनाव कब होगा, वार्ड समिति की पहली बैठक और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में। अब इसका मैं मतलब समझा देता हूं यहाँ पर, प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी माह की प्रथम बैठक में। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि 5 साल का हमारा कार्यकाल है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। तो हर पहली बैठक जो होगी, तो पहली बैठक मान लो कि हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 मार्च को पहली बैठक हो रही है, तो हर साल 1 मार्च को जो पहली बैठक उसी माह की प्रथम बैठक में, तो हर उसी माह का मतलब मार्च के महीने में बैठक होगी। वो 1 मार्च को भी हो सकती है पर मार्च में कभी न कभी हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि वो 1 तारीख को हो,
1 तारीख से कभी भी करा सकते हो, पर मार्च में बैठक होनी चाहिए। तो हर साल मार्च में बैठक होगी और हर साल मार्च के महीने में चुनाव होगा। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा सदस्य हैं, एक से ज्यादा पार्षद है, तो हर साल चुनाव कराना पड़ेगा और उसी महीने में होगा जिस महीने में पहली बैठक हुई थी। हर साल चुनाव होगा। इसका मतलब आपको यह भी समझ में आ गया कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, उसकी पदावधि कितनी होगी, 1 साल की होती है। तो प्रथम बैठक और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी माह की प्रथम बैठक में वार्ड समिति कौन चुनाव करेगा, वार्ड समिति करेगी। वार्ड समिति में कौन होंगे, वार्ड समिति में अभी हमने जो सदस्य पढ़े वो सदस्य होंगे। ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन करेगी। क्लियर हो गया? दोनों बातों को मैं वापस रिपीट करता हूं। अगर एक ही सदस्य है, एक ही पार्षद है, तो उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन एक से अधिक पार्षद, एक से अधिक वार्ड होने पर एक से अधिक अगर पार्षद है तो उनका चुनाव होगा। चुनाव कौन करेगा, वार्ड समिति करेगी। कब करेगी, हर साल की प्रथम बैठक पर करेगी और चुनाव करने के बाद वो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन हो जाएगा। उसकी पदावधि कितनी हो सकती है, सामान्यतः 1 वर्ष ही होगी क्योंकि हर साल चुनाव होगा। नॉर्मली होता क्या है, एक बार जो बन जाता है वो 5 साल तक भी रह जाता है। ठीक है, पदावधि 1 वर्ष होती है। उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होने तक, उत्तराधिकारी निर्वाचित कब होगा, या तो अगर अचानक से पद रिक्त हो जाए तब हो सकता है, या फिर अगले साल होगा। लेकिन अगले साल अगर नहीं होता, किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है, उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होने तक वो पद धारण करता रहेगा। पुनर्निर्वाचन का पात्र भी होगा, यानी 5 साल वो अकेला भी रह सकता है, पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल उसी समितियों की तरह है जब हम लोकसभा राज्यसभा उनकी समितियों के बारे में पढ़ते हैं। सेम वहां पर भी 1 साल का कार्यकाल होता है, चुनाव होता है, तो उसी तरह का यहाँ पर भी मेंशन है। आकस्मिक रिक्ति होने पर, अब अचानक से वो कोई भी रिक्ति हो जाए, सदस्य चले जाए या अध्यक्ष की रिक्ति हो जाए, पर आकस्मिक रिक्ति होने पर वार्ड समिति अपनी सुविधा अनुसार यथाशीघ्र, अब जब हमने सुविधा अनुसार और यथाशीघ्र लिखा है, इसका मतलब यह है कि कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। टाइम की लिमिट का मेंशन नहीं किया हुआ कि 6 महीने के भीतर या 2 महीने के भीतर वापस नया चुनना पड़ेगा, नहीं है। नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। कब करेगी, यथाशीघ्र करेगी, कोई टाइम का मेंशन नहीं है। और जिसकी पदावधि कितनी है, मान लो कोई 6 महीने अध्यक्ष रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उसने पद छोड़ दिया, तो वापस उसका चुनाव होगा, यथाशीघ्र होगा। और अब वो अगले 6 महीने के लिए, मान लो कि पीछे 4 महीने बचे तो 4 महीने के लिए रहेगा, वापस अगले साल फिर से चुनाव होगा, वो पूरे 1 साल के लिए नहीं चुना जाएगा। ठीक है, उसकी पदावधि आकस्मिक रिक्ति होने पर उसकी पदावधि 1 साल नहीं होगी, शेष कार्यकाल के लिए होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वार्ड समिति की अवधि कितनी होगी। वार्ड कमेटी जो बनी है, हर साल चुनाव तो होते हैं, अध्यक्ष का कार्यकाल तो 1 साल ही होगा, लेकिन पूरी जो वार्ड कमेटी उसका कार्यकाल कितना, जितनी नगरपालिका की अवधि है उसके बराबर ही इसका होगा। गणपूर्ति, कोई भी बैठक में अगर कार्य की बात हो रही है, विचार विमर्श चल रहा है, तो उसकी गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य होने, यानी टोटल 3 होने चाहिए। अभी हमने पढ़ा उसके एक तो वार्ड पार्षद जो है, जो वार्ड पार्षद है वो इसके सदस्य होते हैं, इसके अलावा 5 अधिकतम 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो मान लो कि 2 है पार्षद और 5 वो लोग है, तो 7 लोग, तो 7 में से कम 3 सदस्य तो होने चाहिए, तब तो वार्ड कमेटी की बैठक होगी और उस पर कोई चर्चा होगी। अब एक छोटी सी बात और है, नगर पालिका अपना एक आदेश जारी करके, आदेश के द्वारा वार्ड समिति के जो भी ड्यूटीज है, कृत्य है, कर्तव्य है, जो भी उसके कार्य हैं और उसके जो ड्यूटीज हैं, ऐसी समिति के प्रादेशिक क्षेत्र जो है, कौन कौन सा उसका प्रादेशिक क्षेत्र होगा, और उसके कारोबार, यहाँ पर शब्द देखो कारोबार ने लिखा हो बिजनेस। अब यहाँ पर जो हम बिजनेस, कारोबार, बिजनेस यहाँ पैसों वाला बिजनेस नहीं है, यहाँ कारोबार का मतलब है कोई भी काम, उसका कोई भी काम जो उससे जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा काम के सम व्यवहार के लिए समिति के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है, उसको परिभाषित करेगी। किस किस को, उनके काम क्या होंगे, उसकी ड्यूटी कौन सा होगा, उसका प्रादेशिक क्षेत्र कौन सा होगा, और वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, उसको आदेश के द्वारा परिभाषित करेगी और नियम बनाएगी। कौन बनाएगा, नगर पालिका। और समिति ऐसे नियमों का पालन करेगी, यानी कि नगर पालिका के आदेश के अधीन रहकर उसको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब धारा 55 में आ जाता है अलग अलग कमेटीज। अभी तक हमने एक कमेटी के बारे में पढ़ा है, वार्ड कमेटी। अब यहाँ पर दूसरी अलग अलग समितियां, और यह भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाना है, यानी पिछला वाला भी आपको इंपॉर्टेंट है और ये धारा 55 भी इंपॉर्टेंट है। वार्ड समिति हमने पढ़ लिया। अब जो मेन समिति है वो ये है एग्जीक्यूटिव कमेटी। वार्ड कमेटी तो आपको पता है कि वार्ड के हिसाब से बनती है, छोटी छोटी वार्ड कमेटी बन जाएगी। ये मेन कमेटी है, जो सारे के सारे लोग आएंगे, जो काम करने वाली कमेटी वो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है, पहली बात करते हैं सदस्य के बारे में। नगर पालिका का अध्यक्ष तो होगा ही, पहली बात, कार्यपालक समिति, नगर पालिका अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष, तीसरा है इसमें विपक्ष का नेता, जिसकी भी सत्ता बनी उसके जो अलग विपक्ष है, तो विपक्ष का नेता इसमें रहेगा। अब इसके बाद 2 कंडीशन, नगर निगम और नगर परिषद में अलग लिखा हुआ है, नगर पालिका में अलग। अगर नगर निगम
परिषद है तो नगर निगम नगर परिषद द्वारा जो निर्वाचित महिला 2 महिला सदस्य सहित 7 सदस्य, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, विपक्ष का नेता हो गया, इसके अलावा 7 सदस्य और आएंगे और इन 7 सदस्यों में 2 महिला सदस्य होनी चाहिए अगर नगर निगम और नगर परिषद की बात हो रही तो, निर्वाचित जो भी सदस्य हैं उनमें से। अगर नगर पालिक बोर्ड की हो रही है, यानी जो तीसरा जिसको हम नगर पालिका वास्तव में कहते हैं, तो ये नगर पालिक बोर्ड उसका सही नाम है, उस नगर पालिक बोर्ड की बात करें तो यहाँ महिलाओं को लेने के यहाँ पर अनिवार्यता नहीं है। नगर पालिक बोर्ड द्वारा निर्वाचित अधिकतम 5 सदस्य हैं। अधिकतम को मैंने कहा इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 5 से अनधिक नहीं होना चाहिए। अनधिक का मतलब 5 से अनधिक, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 से अनधिक लेना है। आपके एग्जाम में जो आएगा शब्द वो ये शब्द आ सकता है 5 से अनधिक, तो अनधिक से कंफ्यूज नहीं होना। अनधिक का मतलब है अधिकतम 5 सदस्य ले सकते हैं। नगर निगम में और नगर परिषद में कितना ले सकते हैं? 7 सदस्य, उसमें 2 महिला सदस्य होने चाहिए। यहाँ महिला सदस्यों की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 सदस्य कम से कम होने चाहिए। तो कौन कौन हो गए? अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, ये 2 तो होंगे ही, एक विपक्ष का नेता, इसके अलावा 7 सदस्य नगर निगम या नगर परिषद में, यहाँ पर 5 सदस्य। नगर पालिका द्वारा गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर ये अन्य समितियां क्या है, ये सारी हम पढ़ने वाले, ये जितनी भी हम अन्य समितियां पढ़ने वाले, इन सबके जो भी अध्यक्ष रहेंगे वो भी इस कार्यपालक समिति के सदस्य के तौर पर रहेंगे। और जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, पूरे जो भी नगर पालिका उसका एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर जैसे नगर पालिका बोर्ड है तो वहां पर ईओ होता है, और नगर परिषद और नगर निगम है तो वहां पर कमिश्नर होता है। वो इस समिति का पदेन सचिव होगा। सेक्रेटरी कौन होगा? पदेन सचिव, है ना। पदेन हम कई बार पढ़ते हैं। ये इसका जो पद है वो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, लेकिन जैसे ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी है तो बाई डिफॉल्ट ये इसका सचिव बन जाता। तो बाई डिफॉल्ट जब एक पद तो है ही है लेकिन दूसरा पद भी धारण करता है ऐसा कोई, तो पदेन कहलाता, तो पदेन सचिव होगा। पॉलिटी में मैंने आपको बताया था ही। अब अन्य समितियों की बात कर लेते हैं। एक समिति हमने बात कर ली है, कार्यपालक समिति। अब अन्य समितियां कौन कौन सी है? अन्य समिति में यहां पर भी यही लिखा हुआ कि इन समितियों में 10 से सदस्य कितने होंगे? 10 से अनधिक। 10 से अनधिक का मतलब 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अधिकतम 10 हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया अधिकतम 10 सदस्य। इसी को हम लिख सकते हैं 10 से अनधिक सदस्य होंगे। कौन कौन सी समिति? एक कमेटी होगी वित्त समिति, ये वित्तीय संबंधी मामलों को देखते हैं। एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोकसभा राज्यसभा में समितियों को पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। वहां पर भी फाइनेंस कमिटीज होती है अलग अलग। तो यहाँ पर वित्त समिति, एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, एक या अधिक सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों से रोशनी समिति। अब एक या अधिक, अब ये अधिक कितनी हो सकती है उसकी लिमिट भी लिखी हुई है। अगर यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 50 वार्ड तक है तब तो एक समिति काफी है। 51 से लेकर 75 तक वार्ड है तो 2 समितियां बनानी पड़ेगी, और 75 से भी अधिक वार्ड है तो 3 समितियां यहाँ पर बनेगी। इसके अलावा जो भवन अनुज्ञा का मतलब है परमिशन, भवन बनाने के लिए जो परमिशन दी जाती है, क्योंकि भवन बनेंगे तो उसकी परमिशन के लिए कमेटी होती है, और संकर्म यानी जो भी उसके लिए काम किए जाते हैं उसके लिए कमेटी। गंदी बस्ती सुधार समिति, ठीक है, गंदी बस्ती में सुधार करने का काम, मतलब इसके संबंध में ये अपनी इसका डिस्कशन होता है और अपने सुझाव यहाँ पर देती है। इनका काम सुझाव देना, सजेशन देना, काम कराना। कोई मेन जो काम होता है वो तो नगर पालिका का ही होता है। महिला और बाल विकास, इसमें बस ये होता है कि नगर पालिका ने अपने अलग अलग बहुत सारी अलग अलग कमेटीज बनाकर उनको काम बांट रखा होता है। वो अपने सारे के सारे रिपोर्ट्स तैयार करके नगर पालिका को सौंपती है, उसके आधार पर कार्य होता है। महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन वाला सिस्टम होता है उसकी बात हो रही है, और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन व्यवस्था समिति, तो एक समिति ये होगी। नियम और उपविधिया समिति, आपको बस देख लेना है, ठीक है। और इसमें कोई विशेष सवाल यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, पर कौन सी समिति होती है नहीं होती है इसके बारे में आपको देखना है। नियम और उपविधिया समितियां, अपराधों को शमन और समझौता समिति। इसके अलावा भी यानी 8 समितियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया अभी। अब इसके अलावा मेन ये कुछ 8 नाम, इसके अलावा भी आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम, देखो जब नगर निगम की बात आती है तो नगर निगम 8 से अनधिक यानी अधिकतम 8, नगर परिषद अधिकतम 6 और नगर पालिका बोर्ड अधिकतम 4 ऐसी समितियां गठित कर सकते हैं अपने स्तर पर भी। यानी कि पहले हमने 8 पढ़ी है, नगर निगम 8 और 8 16 समितियां भी हो सकती है, 8 और 6 14 समितियां नगर परिषद में, 8 और 4 12 समितियां नगर पालिका बोर्ड में। हालांकि मैंने क्या लिखा, राज्य सरकार अगर चाहे तो इन समितियों की अधिकतम संख्या जो हमने यहाँ पर तय कर रखी इसमें वृद्धि कर सकती है, राज्य सरकार के पास अधिकार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कार्यपालक और अन्य सभी समितियां जो हमने पढ़ी ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किया जाए।
यानी नियम बनाकर जो भी बनाए वो शक्तियां फिक्स है, जो इनका सबका बांट रखा भी आपकी शक्तियां क्या है, आपके दायित्व क्या है, आपके अधिकार क्या है। ये सभी समितियां नगर पालिका के गठन के 90 दिन के भीतर भीतर गठित की जानी चाहिए। विफल रहने पर राज्य सरकार ऐसी समितियां खुद गठित कर सकती है। मनोनीत सदस्य भी इन सब, जो हमने मनोनीत सदस्य की बात की है, शुरुआत में बात की कि मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो मनोनीत सदस्य भी इन समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं धारा 56 पर, सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की समितियों में नियुक्ति। सदस्यों से भिन्न समिति, जो भी हमें ये कार्यपालक समिति और इसके अलावा जो अन्य समिति बन रही है, तो यहाँ पर पहले ही हमने लिख दिया कार्यपालक समिति के अलावा, कार्यपालक समिति के अलावा जो अन्य जो हमने समितियों की बात की 8 समितियां, उसमें सदस्य कौन होंगे, जो भी नगर पालिका के सदस्य यानी पार्षद सदस्य होंगे। क्या पार्षद के अलावा भी किसी और सदस्य को इस समिति को सदस्य बना सकते हैं, ये 12 में लिखा हुआ 56 में। कार्यपालक समिति में कोई भी अन्य सदस्य नहीं हो सकते। कार्यपालक समिति में सारे सदस्य वही होंगे जो नगर पालिका के अनिवार्य रूप से सदस्य होने चाहिए, यानी पार्षद होने ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो अन्य समिति की हम बात करें, उसमें नगर पालिका के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा, जितने भी नगर पालिका के सदस्य हैं, आधे सदस्यों द्वारा समर्थित एक संकल्प से सदस्य से भिन्न ऐसे सदस्य को भी नियुक्त किया जा सकता है जो ऐसी समितियों में कार्य करने के लिए विशेष अर्हताएं रखते हैं। इसका मतलब जो बाहर के लोग हैं, जो अभी बाहर के लोग का मतलब नगर पालिका के लोग ही हैं, लेकिन नगर पालिका के सदस्य नहीं है, पार्षद नहीं है, लेकिन नगर पालिका में जितने भी सदस्य उसमें से अगर आधे सदस्य चाहे तो एक अपना हस्ताक्षरित एक संकल्प प्रस्ताव लाएंगे और ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकते हैं जो इसमें समितियों के बारे में विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेष अर्हताएं रखते हैं। लेकिन कितने हो सकते हैं? हालांकि ऐसे सदस्यों की संख्या समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होंगे। अब 1/3 का मतलब क्या है? हमने कहा 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं, 10 से कम हो सकते हैं, लेकिन 10 से अनधिक होंगे सदस्य। अब मान लेते हैं कि 10 से अधिकतम 10 हो सकते हैं और 10 के 10 सदस्य इसमें है, तो आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा 3 लोग, 3 व्यक्तियों को, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 3, 4 तो हो नहीं सकता, तो ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों को इस प्रकार का अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? वो भी 10 होने पर। अगर मान लो कि समिति में 3 ही लोग हैं, फिर तो 1 वहां पर किया जा सकता है। ऐसे सदस्यों पर, जो ये 3 व्यक्ति आ रहे हैं, मान लो किसी और व्यक्ति को, ऐसे सदस्यों पर वही सारे, उनको भी वही अधिकार मिलेंगे, वही शक्तियां मिलेगी, वही इनकी ड्यूटी रहेगी और उसी प्रकार की निर्भरता रहेगी। अगर वो भी कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन्हीं पर भी वही डिस्क्वालिफिकेशन के रूल लागू होंगे और निर्योग्यता और अन्य उपबंध लागू हो जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 57, समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जो हम समितियां बात कर रहे हैं, ये जो कार्यपालिका समक्ष, तो कार्यपालक में तो वही होगा जो अध्यक्ष है, तो वो अध्यक्ष उसका अध्यक्ष रहता है। नगर पालिका का अध्यक्ष ही कार्यपालक समिति का अध्यक्ष हो जाता है। लेकिन जो अन्य समितियां उसकी बात करते हैं, अगर नगर पालिका का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष यदि किसी समिति के सदस्य हैं तो वे उस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है? मान लो कोई ऐसी समिति है जिसका सदस्य अध्यक्ष भी है, तो अध्यक्ष ऑटोमेटिक उस समिति का अध्यक्ष भी बन जाएगा। किसी समिति में उपाध्यक्ष भी है तो उपाध्यक्ष उस समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है? पदेन अध्यक्ष का मतलब वो मेन नगर पालिका का अध्यक्ष तो है ही है, जब इस पद को भी धारण करेगा तो उसको हम बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। मान लो कि किसी समिति में न तो अध्यक्ष है न उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति के सदस्य नहीं होने पर नगर पालिका किसी अन्य सदस्य को समिति को अध्यक्ष के रूप में समिति के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकती है। ठीक है? समिति के अध्यक्ष को उसको बना सकती है। अब नगर पालिका ने किसी को अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस समिति में नहीं है, तो नगर पालिका किसी को अध्यक्ष बना देगी। अगर उसने नियुक्त नहीं किया है तो समिति अपने सदस्यों में से समय समय पर अपने अध्यक्ष को नियुक्त करेगी। यदि किसी बैठक में समिति का अध्यक्ष, मान लो कि इन्होंने किया है किसी भी तरीके से, अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो समिति अपने सदस्यों में से ही ऐसी बैठक का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। वो तो बैठक के लिए है अनुपस्थित होने पर, और अगली बार जब बैठक होगी उपस्थित हो गया तो वही परमानेंट अध्यक्ष रहेगा। तो क्या क्या कंडीशन है, वापस देख लेते हैं। अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं तो वही उस समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो नगर पालिका उस समिति में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देगी। अगर नगर पालिका ऐसा नहीं करती है तो वो वार्ड समिति अपने सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर देगी। ये होते हैं अध्यक्ष के बारे में प्रावधान। अब धारा 58 में लिखा हुआ है समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है, तो ये प्रक्रिया के बारे में है। तो समिति की बैठक कैसे होनी चाहिए? समिति की बैठक भी 2 महीने के भीतर भीतर एक बार होनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष की 15 दिवस से अधिक की अनुपस्थिति रहने पर नगर पालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष खुद बैठक बुला सकते हैं। वैसे तो 2 महीने के भीतर
नवंबर होनी चाहिए, लेकिन 2 महीने टाइम हो गया है और उसके बाद भी आप देखें कि ये अध्यक्ष है नहीं किसी कारण से, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला देगा। ये तो हो गई साधारण बैठक। अब बात करते हैं विशेष बैठक। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। जब भी समितियां अथवा उसका अध्यक्ष ऐसा आवश्यक समझे, अथवा या तो समितियां या फिर अध्यक्ष को लग रहा है कि विशेष बैठक बुलानी चाहिए, अथवा नगर पालिका अध्यक्ष भी चाहे, अथवा जो समिति के कम से कम 2 सदस्य, हमने कहा समिति में 10 ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य हो सकते हैं, उस समिति में से अगर 2 सदस्य भी लिखित अनुरोध करें तो 2 दिन के अंदर अंदर, यहां पर टाइम लिमिट दे रखी है, 2 दिन के अंदर अंदर ऐसी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। समिति के किसी बैठक में कार्य संचालन के लिए कम से कम आधे सदस्य, यानी कि ये क्या है, ये गण पूर्ति की बात हो रही है। कोई भी अगर कार्य संचालन करना है, गण पूर्ति, इसी गण पूर्ति को इंग्लिश में हम लिखते हैं कोरम। अब इस कोरम को हिंदी वर्ड में भी लिखा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोरम गणपूर्ति मतलब कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए कि बैठक चल पाए, बैठक में काम चल पाए, तो इसमें लिखा हुआ कम से कम आधे सदस्य होने चाहिए, तभी इसकी गणपूर्ति यहां पर होगी। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट यहां पर ये धारा देख लेते हैं। समितियों का जो भी वार्ड कमेटी, मैंने कहा ये सारे के सारे नगर पालिका के आदेशों के अधीन होती है। समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों, अनुदेशों का मतलब जो भी डायरेक्शंस देंगे के अधीनस्थ होना, इसमें धारा में ये बात लिखी हुई है। यानी कि सारी समितियां नगर पालिका के आदेश और अनुदेश डायरेक्शंस के अधीन काम करेगी, तथा नगर पालिका की अध्यपेक्षा, यानी नगर पालिका अगर कोई अपेक्षा करती है तो उनके द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा काम सौंपती है या फिर उसकी अपेक्षा रहती है कि इस तरह से काम करना चाहिए, उसके अनुसार वो पालन करेगी, काम करेगी। और नगर पालिका द्वारा बजट अनुमोदन के पश्चात ही ये अपना व्यय का अनुमोदन कर सकते हैं। नगर पालिका ने जो बजट में रखा है वही वो व्यय अपने हिसाब से कोई भी व्यय समिति नहीं कर सकती है। नगर पालिका ने जैसा बजट रखा है, जितना बजट जिस समिति के लिए किया है उतना ही बजट वो खर्च कर सकती है अपने अनुसार। वो सजेशन दे सकती है। कोई भी वार्ड कमेटी जैसे वित्त समिति है या फिर गंदी बस्ती सुधार समिति है, उन्होंने यहाँ पर सजेशन दिया भी हमें इतना पैसा खर्च करना चाहिए, इतना पैसा खर्च करना चाहिए, वो सजेशन दे सकती है, लेकिन अपने अनुसार अपना बजट खर्च नहीं कर सकती। बजट उतना ही खर्च करेगी जितना नगर पालिका ने दिया है। क्लियर हो गया। समिति के द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प नगर पालिका के पुनरीक्षण के अधीन होगा। पुनरीक्षण यानी उसकी जांच कर सकती है। समिति ने कोई भी संकल्प पारित किया तो ये नगर पालिका जांच कर सकती है भी ये सही है या नहीं। अगर उस नगर पालिका को सही नहीं लगता है तो उस संकल्प को खारिज कर देंगे। यानी ज्यादा पावर समिति के पास नहीं, सारी पावर तो अल्टीमेट पावर किसके पास है? अल्टीमेट पावर तो सारी की सारी नगर पालिका के पास ही रहे, और उस नगर पालिका के लिए उसमें संबंधित कोई सदस्य अपील भी कर सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी धारा 51 से लेकर 59 तक हमने पढ़ा। अब जो हमने वार्ड समिति पढ़ी उसके कार्य क्या क्या होते हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में धारा 60 में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।